अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है मेरे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसके कुछ टेस्ट जो सेल्फ क्वेश्चन है इसको आपने सबसे पहले देखना है। पहला सवाल है आपके पास, ये डेफिनेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की कि ये कहाँ है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास ये दो क्वेश्चन इसलिए एक साथ पढ़े हुए एक ही पेज पर मौजूद हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो तमाम की तमाम केमिस्ट्री जो है उसका एक पार्ट है। इन दोनों को आप कहाँ से पिक करेंगे क्वेश्चन को, ये बता देती हूँ मैं आपको। आप आ जाओगे सीधा पेज नंबर 104 पे। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मौजूद है, एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेथड्स टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई ऑफ द मैटर। होता क्या है कि इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच में आप उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, उन तमाम मेथड्स को डिस्कस करते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी वगैरह जो है उसको मालूम कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि तमाम की तमाम जो ब्रांचेज़ होती हैं केमिस्ट्री की, ज़ाहिर आपको मालूम है कि इसमें यही स्टेप्स होते हैं। आपको सबसे पहले तो मालूम करना होता है कि कोई भी जो कंपोनेंट है उसका नेचर क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सैंपल में कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, और इसके बाद आपको ये डिटेल मालूम करनी होती है कि आप इनको एक दूसरे से सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि ये तमाम टेक्निक्स जो हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं और ये तमाम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बेस होती हैं, तो इसी वजह से हम ये वाला आंसर जो है यहाँ पर कोट करते हैं कि क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो इन तमाम चीज़ों से डील करती है, इसलिए हर ब्रांच जो है इसमें ये एक समझ लो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये बेस होता है। सबसे पहले लिखोगे कहाँ से, देयर आर मैनी चैलेंजेस से लेकर यहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री तक, यही सारी बातें जो मैंने भी आपको समझाई हैं। एक करेक्शन कर लीजिएगा, नोन एज के बजाय लिख दीजिएगा डन बाय। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो रीज़न है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो तीसरा टेस्ट योर सेल्फ है मैं इसकी तरफ बढ़ती हूँ, ये समझाती हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन है, जस्टिफाई क्वालिफाइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्वांटिफाई एनी सैम्पल। याद रखिएगा, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका सैम्पल ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है या इसका नेचर क्या है या इसमें कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, तो उसकी क्वांटिटी को मालूम करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जैसा जो फैक्टर है इसको यूज़ करना होता है क्वांटिटी के लिए। तो इसी वजह से आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो सैंपल है इसकी क्वालिटी क्या है, यानी इसका नेचर क्या। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ से लिखेंगे, व्हेन एवर एनी केमिस्ट स्टार्ट वर्किंग टू क्वान्टिफाई से लेके क्वांटिफाई ऑफ कंपाउंड्स इन सैम्पल तक। यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि पहले आपने क्या करना है, पहले आपने सैम्पल का नेचर मालूम करना है, फिर मालूम करना है कि इसकी क्वांटिटी टोटल जो है वो कितनी है किसी भी आपके सैम्पल में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि डिस्कस विच मेथड डील्स विद द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से मेथड होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के लिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसको देख लीजिए कहाँ से करेंगे आप। यहाँ पेज 106 पे आपके पास कुछ फ़िज़िकल मेथड्स हैं, इसके नाम हैं, आपने जस्ट ये नाम कोट करने। फ़िज़िकल मेथड यूज़ टू मेजर। अब ये जो दीज प्रॉपर्टीज़ को कट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कौन कौन से मेथड हैं, तो दीज प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। द फिज़िकल मेथड यूज़ टू मेजर आर, ये यहाँ पे देखें लाइन से कुछ नाम है, FTIR, ये क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा है AES, ये क्या होता है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरीके से एक्सरे होता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है EDSI, ये EDSI क्या है, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये वो फिज़िकल मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसका, ये कहता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो डिटेल क्वेश्चन आंसर हैं ये इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ से पिक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है
इसमें अगर कोई इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है तो एक किस्म का सिस्टमेटिक एरर होता है। इस वाली बात को आपने जस्टिफाई करना है। पेज 109 पर आ जाइए, यहाँ से लगाइएगा। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इफ़ पीएच इंडिकेटर इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, यहाँ से लेके विल कॉज ऑफ सिस्टमेटिक एरर। देखिए याद रखिएगा, सिस्टमेटिक एरर जो है इसका मतलब होता है ये वो एरर होता है कि जो आपकी अपनी इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट फंक्शनल की वजह से होता है। यानी इसमें आपका हाथ नहीं होता लेकिन इंस्ट्रूमेंट का हाथ होता है। अब होता क्या है कि आपने अगर इंडिकेटर पीएच का प्रॉपर तैयार नहीं किया और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसको करेक्ट डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि इंडिकेटर जो उसके अपने अंदर प्रॉब्लम होती है, उसकी अपनी पीएच प्रॉपर नहीं होती, तो वो कहाँ से आपको जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करके देगा। तो इसी वजह से 100% ये एक सिस्टमेटिक एरर होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन से रिलेटेड, कि आपने इसमें फ़र्क बताना है। देखिए एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब आपका जो रिज़ल्ट होता है ना, जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जब वो आपके एक्चुअल वैल्यू से बिल्कुल करीब करीब होता है तो उसको आप कहते हैं कि ये रिज़ल्ट एक्यूरेट है, ठीक है। अब प्रिसीशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स आई हैं और वो मल्टीपल रीडिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन हो सकता है कि जो क्लोज़ रीडिंग्स हैं ये एक्चुअल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। लेट सपोज़ मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है 10, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो मेरी अपने एक्सपेरिमेंट से रीडिंग्स आ रही हैं वो बार बार आ रही हैं 8, 8.1, 8, 8.2 इस तरीके से। तो वो रिज़ल्ट मेरा प्रिसाइज तो है मगर एक्यूरेट नहीं है। तो प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि ये सेम टाइप की जो रीडिंग्स होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। जबकि आपके पास एक्यूरेसी में क्या होता है कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट है इससे आपका आंसर बिल्कुल क्लोज है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, ये देख लो। पहला पॉइंट इसका यहाँ से लिखोगे, इस तरीके से कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा एक्यूरेसी, दूसरी तरफ लिखिएगा प्रिसिशन। 1-2 पॉइंट इसके होंगे, 1-2 पॉइंट इसके होंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो पहला पॉइंट इसका क्या होगा, एक्यूरेसी इज़ इन एग्रीमेंट से लेके एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्यूरेसी इज़ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट से लेके ट्रू वैल्यू तक, ठीक है। जबकि आपके पास प्रिसिशन का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज से लेके सेम क्वांटिटी तक, ठीक है। जबकि दूसरा क्या होगा, इट इज़ रिपीटेबिलिटी से लेके डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस तक, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिएगा जी स्टूडेंट्स। तो अगला टेस्ट योर सेल्फ जो है वो आपसे पूछ रहा है टाइट्रेशन की डेफिनेशन और कौन से ऑपरेटर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से डेफिनेशन पिक कीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ द नोन कंसंट्रेशन विद द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। आप चाहें तो आप इसके नीचे सिर्फ ये लिख दीजिए कि ऑपरेटर्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन आर ब्यूरेट, टाइट्रेशन फ्लास्क एंड द पाइपेट, ठीक है। ये 3 ऑपरेटर से बेसिकली जो यूज़ होते हैं, वरना आप चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन अ फ्लास्क से लेकर यहाँ तक लिख देंगे होल रिएक्शन तक, ठीक है। तो इसने क्योंकि ऑपरेटर्स पूछा है तो याद रखिएगा इंडिकेटर वैसे ऑपरेटर्स में होता नहीं, लेकिन क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइट्रेशन का तो इस वजह से ये पूरा का पूरा पैरा यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी करेंगे, ठीक है। वरना अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये था कि जस्ट नाम लिख दें ब्यूरेट, पाइपेट एंड टाइट्रेशन फ्लास्क। अच्छा, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कलर चेंज होता है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब होता है, इसीलिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं ताकि हमें इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट जो है इसके बारे में पता चल जाए। यहाँ से लिखेंगे एन इंडिकेटर इज़ ऑल्सो यूज इन द फ्लास्क टू शो द एंड पॉइंट ऑफ द होल रिएक्शन। ये है इसका इतना सा आंसर, मुख्तसर सा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसने आपसे पूछा है कि जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के स्टेप्स बता दीजिए। यहाँ से इसको पिक करेंगे, फॉलोइंग 4 स्टेप्स फॉर द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कौन कौन से होते हैं लाइन से रख दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन विद नॉन वेट ऑफ सैंपल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसने दी हुई है सिल्वर क्लोराइड। ज़रूरी नहीं कि आप सिल्वर क्लोराइड ही लिखें, हमारे पास कोई सा भी सैंपल हो सकता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूट क्लोराइड, weighing separated constitution and computation of the amount of separated constituent in the samples। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपके किसी भी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का ये जो टेस्ट योर सेल्फ है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ये भी कंप्लीट हो गया है।
अच्छा, चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें आपका कोई भी टेस्ट योर सेल्फ नहीं था, तो इसीलिए इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है। 4 एंड 5 के बाद डायरेक्ट मैंने 7 इसको मेक किया है क्योंकि 6 में मौजूद नहीं था। होपफुली आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। इसके बावजूद अगर कोई बात समझ में ना आए, किसी भी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसका एज सून एज रिप्लाई कर दूँ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।